कल्पना कीजिए एक ऐसे तत्व की जो कभी मौत का खुला खेल था, लेकिन आज वही जिंदगियां बचा रहा है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम रेडियम की उस खौफनाक लेकिन दिलचस्प यात्रा पर बात करेंगे, जो एक जानलेवा कंज्यूमर ट्रेंड से लेकर आज के एक बेहद सटीक मेडिकल चमत्कार में बदल चुकी है। ये कहानी सिर्फ साइंस की नहीं, बल्कि इतिहास की एक बहुत बड़ी सीख है। अब सवाल ये है कि आखिर ये चमत्कार हुआ कैसे? मतलब जो चीज कभी घड़ियों में जानलेवा पेंट बनाने के काम आती थी, वही आज कैंसर जैसी बीमारी का एक सटीक और जीवन रक्षक इलाज कैसे बन गई? अज्ञानता और लापरवाही से शुरू होकर आधुनिक ऑन्कोलॉजी तक का ये सफर सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। इस पूरी पहेली को सुलझाने के लिए हम रेडियम की बुनियादी केमिस्ट्री से शुरू करेंगे, उस दर्दनाक श्रमिक त्रासदी के पन्नों को पलटेंगे और आखिर में इसके 21वीं सदी के आधुनिक मेडिकल अवतार तक पहुंचेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बिल्कुल शुरुआत से शुरू करते हैं, इस असाधारण पदार्थ की केमिस्ट्री और इसे दुनिया के सामने लाने वाले उन महान वैज्ञानिकों पर नजर डालते हैं। बात है 1898 की। ये वो समय था जब मशहूर वैज्ञानिक मैरी और पियरे क्यूरी ने यूरेनियम, जिसे पिचब्लेंड भी कहते हैं, उसमें से रेडियम क्लोराइड को सफलतापूर्वक अलग किया था। विज्ञान की दुनिया में ये वाकई एक बहुत बड़ा धमाका था। अगर इसके रासायनिक गुणों की बात करें तो आवर्त सारणी के दूसरे समूह में बैठा ये रेडियम, जिसका परमाणु क्रमांक 88 और परमाणु भार 226 है, सबसे भारी क्षारीय मृदा धातु है। और हाँ, इसे पिघलाने के लिए 700 डिग्री सेल्सियस और उबालने के लिए 1737 डिग्री सेल्सियस का भारी भरकम तापमान चाहिए होता है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात इसके रंग रूप में है। बिल्कुल शुद्ध रूप में ये एकदम चमचमाती चांदी जैसा सफेद होता है, लेकिन जैसे ही ये हवा के संपर्क में आता है, हवा की नाइट्रोजन के साथ तुरंत रिएक्ट करके अपनी सतह पर रेडियम नाइट्राइड की एक गहरी काली परत बना लेता है। खैर, 1920 के दशक तक आते आते चीजें बहुत अजीब होने लगीं। ये अंधविश्वास और खतरनाक मार्केटिंग का वो दौर था जहां विज्ञान का जमकर गलत इस्तेमाल हुआ। यकीन करना मुश्किल है, लेकिन रेडियम को हर मर्ज की दवा और बुढ़ापा रोकने का जादुई नुस्खा बताकर बेचा जाने लगा। इसके खतरनाक रेडियोधर्मी स्वभाव को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया गया। टूथपेस्ट, हेयर क्रीम, खाने पीने की चीज़ें, यहाँ तक कि महंगे ब्यूटी प्रोडक्ट्स में भी रेडियम धड़ल्ले से मिलाया जाने लगा। मतलब कोई सोच भी कैसे सकता है? उस समय के दस्तावेजों और विज्ञापनों को देखकर साफ पता चलता है कि परमाणु युग की शुरुआत में कितनी भयंकर गलतफहमियां थीं। इसके असली खतरों का किसी को जरा भी अंदाजा नहीं था। और यहीं से हमारी कहानी एक खौफनाक मोड़ लेती है। हम उन कारखानों की तरफ चलते हैं जहां इस रेडियम के क्रेज का सबसे भयानक नतीजा सामने आने वाला था। कारखानों में घड़ियों के डायल पर वो चमकदार रेडियम पेंट लगाने वाली महिलाओं को एक सीधा लेकिन जानलेवा निर्देश मिला हुआ था, लिप डिप पेंट। यानी अपने होठों से ऊंट के बालों वाले ब्रश को नुकीला करो, रेडियम पेंट में डुबाओ और डायल पर पेंट करो। इस चक्कर में वो हर रोज भारी मात्रा में रेडियोधर्मी जहर निगल रही थीं। और इसका नतीजा 1927 तक 50 महिलाओं की दर्दनाक मौत हो चुकी थी, सिर्फ और सिर्फ उस जहरीले चमकते पेंट को निगलने की वजह से। ये आंकड़ा कोई मामूली संख्या नहीं है, ये एक बहुत बड़ी त्रासदी का जीता जागता सबूत है। अब जरा इस डरावनी आर्थिक सच्चाई को भी सुनिए। इस मौत के सामान से खेलने के लिए उन्हें प्रति डायल सिर्फ 1.5 पेनी मिलते थे। पूरी शिफ्ट में 250 डायल पेंट करने के बाद भी उनकी कमाई बमुश्किल $3.75 ही हो पाती थी। उनकी जान की कीमत बहुत ही सस्ते में आकी गई थी। इस जहर का सबसे खौफनाक रूप तब दिखा जब रेडियम जॉन नाम की बीमारी सामने आई। 1923 में जब पहली डायल पेंटर की मौत हुई तो मरने से पहले नेक्रोसिस की वजह से उसका जबड़ा पूरी तरह गलकर खोपड़ी से अलग हो गया था। ये रेडियोधर्मिता का सबसे भयानक और रूह कंपा देने वाला चेहरा था। लेकिन मौत और कॉरपोरेट कंपनियों के लगातार झूठ के आगे इन फैक्ट्री वर्कर्स ने घुटने नहीं टेके। उन्होंने एक ऐसी कानूनी जंग छेड़ी जिसने लेबर लॉज यानी श्रम कानूनों का इतिहास ही बदल दिया। न्याय की ये राह बिल्कुल भी आसान नहीं थी। 1928 में न्यू जर्सी के शुरुआती सेटलमेंट से लेकर और फिर आखिरकार एक दशक से भी ज्यादा समय बाद 1939 में अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले तक, ये एक लंबा और बेहद थका देने वाला सफर था।
इस लंबी और दर्दनाक लड़ाई के बाद न्यू जर्सी की उन 5 शुरुआती रेडियम गर्ल्स में से हर एक को मुआवजे के तौर पर $10,000 और $600 की सालाना पेंशन मिली। ये एक बहुत मुश्किल से मिली जीत थी। उन महिलाओं का दर्द और संघर्ष बेकार नहीं गया। उनकी इस दिलेर लड़ाई ने कॉरपोरेट मनमानी के खिलाफ केस करने का अधिकार दिलाया, फैक्ट्रियों में सुरक्षा के नियम सख्त किए और इसी ने आगे चलकर 1949 के ऑक्यूपेशनल डिजीज कंपेंसेशन बिल की नींव रखी। चलिए अब वापस लौटते हैं आज के समय में। ये देखना वाकई कमाल है कि कैसे आधुनिक और सख्त विज्ञान ने इस ऐतिहासिक जहर को एक बहुत ही सटीक और लक्षित इलाज में बदल दिया है। आज के वैज्ञानिकों ने रेडियम 223 डाइक्लोराइड तैयार किया है। ये एक अल्फा कण छोड़ने वाला रेडियो फार्मास्यूटिकल है। ये बड़ी चालाकी से शरीर में कैल्शियम की नकल करता है और हड्डियों के खनिजों के साथ जुड़कर सीधे कैंसर वाली कोशिकाओं पर अचूक वार करता है, वो भी पूरे शरीर में जहर फैलाए बिना। और इसके क्लिनिकल नतीजे शानदार हैं। ALS-PCA के नाम के एक बड़े ट्रायल में देखा गया कि प्रोस्टेट कैंसर के मरीजों में रेडियम 223 इस्तेमाल करने वालों के जीवित रहने की दर 14.9 महीने थी, जो कि प्लेसबो के 11.3 महीने के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा और अहम सुधार है। जाहिर है आज के समय में सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होता। स्कॉटिश मेडिसिन कंसोर्टियम जैसी संस्थाओं के सख्त नियम और कड़े कानून अब इस बात की पक्की गारंटी देते हैं कि ऐसे रेडियो फार्मास्यूटिकल्स का इस्तेमाल पूरी तरह से सुरक्षित और नियंत्रित हो। 1920 के दशक के उस अंधाधुंध इस्तेमाल के उलट आज रेडियम 223 से निकलने वाले अल्फा कणों की पहुंच महज 100 माइक्रोमीटर है, मतलब लगभग 10 कोशिकाओं के बराबर। इससे ये पक्का हो जाता है कि ये सिर्फ ट्यूमर को मारेगा और आसपास के स्वस्थ शरीर को न के बराबर नुकसान होगा। रेडियम की ये पूरी यात्रा हमें एक बहुत ही गहरा सवाल सोचने पर मजबूर करती है। आज भी ऐसे कितने चमत्कारी पदार्थ मौजूद हो सकते हैं जिन्हें हम अभी पूरी तरह से नहीं समझते और जो भविष्य में अपना असली रंग दिखा सकते हैं। किसी भी नए चलन के पीछे आंख मूंदकर भागने से पहले उसके विज्ञान पर सवाल उठाना बहुत जरूरी है, क्योंकि इतिहास गवाह है, हर चमकती चीज सुरक्षित नहीं होती।